हेलो। आई थिंक अब ठीक चल रही है वापस से। आई थिंक अब ठीक चल रही है वापस से। थोड़ा सा बताइएगा। एम आई कनेक्टेड नाउ? यस। सो यूट्यूब के चैट में कोई सक्षम करके स्टूडेंट है, सक्षम, जिसने लिखा बैड, क्या बैड टीचर, बैड क्या, ठीक है। तो भाई यहाँ तो वॉलंटरी है ना, आपको क्लास करनी है तो आप कीजिए और आपको क्लास नहीं करनी है तो मत कीजिए। इनफैक्ट इफ़ यू राइट समथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आप इरैशनल पर्सन हो। बैड गुड तो अलग बात है, क्योंकि इफ़ द टीचर इज़ बैड और इफ़ द इंस्टीट्यूट इज़ बैड, यू शुड नॉट स्टे ओवर देयर ना, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, ठीक है। तो आप इरैशनल डिसीजन ले रहे हो, जो आप यहाँ पे अपना समय दे रहे हो। हम लोग आपके लायक नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। सक्षम करके स्टूडेंट था, ठीक है, जिसने यूट्यूब में मज़ा ले रहा था बैड बैड लिख के, ठीक है। नहीं, इग्नोर कैसे करें भाई, हम लोग सामने से फेस करते हैं ना जो जो लिखता है। एनीवेज, तो मैं फोकस कर रहा हूँ जो प्रोवाइज के ऐप पे कमेंट्स है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नाउ सो वी वर डिस्कसिंग दैट एक तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी का, लेवरेज का, और उसके अलावा फॉर्मूला जो है वो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी और ईबीआईटी बाय पीबीटी, ठीक है। तो और कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं अपने। वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जेसीपीएल लिमिटेड इज एज फॉलोज। लुक एट द कैपिटल स्ट्रक्चर। शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस भी है। तो मैंने क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें प्रेफरेंस भी है और डिबेंचर भी है। दिख गया होगा आपको। तो डिबेंचर और प्रेफरेंस ये दोनों फाइनेंशियल लेवरेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द कंपनी मोर रिस्की, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ब्रैकेट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। तो अपने जो पैट दिया वो उससे बैक कैलकुलेशन करेंगे तो पीबीटी आ जाएगा। और पीबीटी में अगर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, इंटरेस्ट यहाँ पे, तो अपना ईबीआईटी आ जाएगा। और जो ऑपरेटिंग खर्चा है वो ईबीआईटी का 1.5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो उससे अपना वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब पता चल जाएगा। इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड 15%, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 20 रुपीज़। फाइंड ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज। इट्स अ वेरी गुड सम। कोई बच्चा बोल रहा है श्रीधर की अपने बुक का क्वेश्चन है 15 है, होगा डेफिनेटली, पर ये बढ़िया सम है जो एग्जाम में रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इट्स अ गुड सम। सो अकॉर्डिंगली अपने इस सम को सॉल्व करना अगर स्टार्ट करें तो सम में अपने पहले पैट से, चलो ईबीआईटी निकालते हैं, जो लोग लिख के कर रहे हैं पैट से ईबीआईटी निकालते हैं, सॉरी। तो पैट से ईबीआईटी निकालता हूं। आई एम ओपनिंग माय व्हाइट बोर्ड। पैट दिया हुआ था और उससे ईबीआईटी निकालना है, ठीक है ना। सबको पता है पैट को अगर डिवाइड बाय 1 माइनस टी करेंगे तो पीबीटी आएगा, और प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो ईबीआईटी आएगा, ठीक है ना। चलिए डेटा देखते हैं। तो डेटा में जो था अपने पास, डेटा में अपने पास पैट 1,82,000 था, 30% टैक्स रेट था, और इंटरेस्ट 10% ऑफ 4,40,000 था। आपका निकल गया होगा पर मैं फिर भी निकालूंगा, जस्ट 1 सेकेंड। 1,82,000 ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 0.7 और प्लस 40,000। यस, आप बताइए कितना आ रहा है। 1,82,000 बाय 0.7 प्लस 40,000, 1,82,000 बाय 0.7 प्लस 40,000। What is the EBIT? 1,82,000 बाय 0.7 प्लस 40,000। EBIT प्रीति बोल रही है 3 लाख आ रहा है, शायद भी बोल रहा है 3 लाख। तो EBIT इज 3 लाख। यस, EBIT इज 3 लाख।
EBIT 3 लाख है और उन्होंने बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 1.5 टाइम्स EBIT, तो 1.5 इंटू 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1.5 इंटू EBIT 1.5 इंटू 3 लाख, 4.5 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 4.5 लाख। और 4.5 लाख जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है देखें। तो फिक्स्ड तो डेप्रिसिएशन था 90,000, तो वेरिएबल है 3,60,000। एकदम करेक्ट है, ये जवाब आ रहा है आप लोग का। ऑपरेटिंग खर्चा 4,50,000 है जिसमें फिक्स कॉस्ट 90,000 है, डेप्रिसिएशन एक बार चेक कर लूँ। हाँ, डेप्रिसिएशन 90,000 फिक्स कॉस्ट है और बाकी का जो 3,60,000 है वेरिएबल एक्सपेंस है, वेरिएबल, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली अपना जो कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट, EBIT प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो EBIT आया था क्या, EBIT क्या आया था, 3 लाख आया था ना। हाँ, EBIT 3 लाख आया था, तो 3,90,000, 3 लाख प्लस 90,000, 3,90,000 अपना कंट्रीब्यूशन है, 3,90,000 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 3,90,000 कंट्रीब्यूशन है। आई होप यू आर ओके। EBIT प्लस डेप्रिसिएशन 3,90,000 कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक बाकी सब कुछ निकल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर क्या आया, निकालिए। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ डिले ना आपके मैसेज आने में। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो 3,90,000 है, नहीं 390 है ना, हाँ। और EBIT क्या था, 3 लाख, 3,90,000 बाई 3 लाख। व्हाट इज द आंसर, 3,90,000 बाई 3 लाख, 1.3 बोल रहे हैं। 3,90,000 बाई 3 लाख 1.3। भूपेश ये बोल रहे हैं यूट्यूब पे 1.3, सोहम भी 1.3 यूट्यूब पे बोल रहे हैं 1.3, आयुष, प्रीति, साक्षी, ये लोग प्रोवाइस के ऐप पे बोल रहे हैं 1.3, एकता, रितिका, ओके 1.3 इज द आंसर। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर 1.3, ठीक है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर 1.3। अब उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज का वो वाला फॉर्मूला जो प्रेफरेंस के साथ होता है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूजुअली होता है EBIT बाई PBT, पर यहाँ पे होगा EBIT डिवाइड बाय PBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस T। मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को DP लिख रहा हूँ, तो EBIT ऊपर, नीचे PBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस T। तो EBIT अपना 3 लाख आया था, 3 लाख डिवाइड बाय जो PBT आया था अपना, निकाले नहीं थे, PBT क्या आया था बताइएगा। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, PBT 1,82,000 बाई 0.7 यानी 260 आया था, 2,60,000 आया था। एक सेकेंड, 2,60,000 आया था, तो ये हो गया 2,60,000, PBT 2,60,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कितना था, एक सेकेंड चेक करें, 8% ऑफ 6,25,000। बताइए प्लीज़, 6,25,000 का 8% दैट इज़ कितना, 50,000 है क्या। प्रेफरेंस डिविडेंड शायद 50,000 है। 8% ऑफ 6,25,000 50,000 है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड शायद 50,000 है, करेक्ट 50,000 है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000 है, तो माइनस 50,000 डिवाइड बाय 0.7, तो 3 लाख डिवाइड बाय, चेक कर रहा हूँ, 50,000 डिवाइड बाय 0.7, ये जो आया 71,000 समथिंग, प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, 2,60,000 इक्वल टू 1,88,571। 1,88,571 से डिवाइड किए, 188,571 से डिवाइड किए, ठीक है, 188,571 से डिवाइड किए, तो अपना आंसर आ रहा है 1.59। आप लोग का पहले ही आ गया था, आई टुक माई ओन टाइम, तो 1.59 करीब आंसर है। 1.59 इज फाइनेंशियल लेवरेज।
ओके 1.59 इज फाइनेंशियल एवरेज, 1.5909 है ना, तो मेरे ख्याल से 1.6 नहीं होगा, 1.59 ही होगा। हितेश राउंडिंग ऑफ जो है ना उसमें 1.59 ही आएगा। प्रीति यस 1.5909, साक्षी रोहित यहाँ पे अनुप अंजलि, ठीक है, तो 1.59 इज द फाइनेंशियल एवरेज। बहुत बढ़िया सम है, गलती हो सकता है इस सम में कहीं पे भी। उसके बाद सम के सेकेंड पार्ट में कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ द डिविडेंड। कवर 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 क्या होता है? जिस चीज़ को कवर करना है वो नीचे और जिस चीज़ से कवर करना है वो ऊपर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है क्या चीज़ से? पैट से। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है पैट से, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का कवरेज रेशियो क्या होगा? पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए हमारे पास कितना टाइम्स प्रॉफिट मौजूद है? पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पैट अपना 1,82,000 था और प्रेफरेंस डिविडेंड अभी निकाले थे 50,000। कितना टाइम्स आया? कितना टाइम्स आ रहा है? ये कितना? अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, कमल बोल रहे हैं अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट एकदम सही है कि भाई जिस चीज़ को कवर करना है वो नीचे और छतरी ऊपर। 1,82,000 बाय 52,000 बाय 50,000। व्हाट इज़ द आंसर प्लीज़ बताइएगा। 3.64 टाइम्स कवरेज रेशियो, टाइम्स होता है, भूल के कोई परसेंटेज वगैरह लिख के मत आ जाइएगा। 3.64 टाइम्स, यानी ₹1 प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो ₹3.64 अवेलेबल है, यानी डर कम है कि प्रेफरेंस को नहीं मिलेगा। अगर तुम प्रेफरेंस शेयर बाई करने वाले थे कंपनी का तो तुम सेफ हो, बिकॉज कंपनी का पैट गिर भी जाए तो भी कंपनी प्रेफरेंस देने में सक्षम रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड सेम कॉन्सेप्ट, कवरेज रेशियो में जो पे करना है वो नीचे, तो इक्विटी डिविडेंड पे करना है और किस चीज़ से पे करना है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसको आप लोग पाफेश बोलते हैं, आई थिंक शर्मा सर भी बोलते हैं पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यस गर्वित आप सही बोल रहे हैं। मोहित, दिनकर, मनीष पंसारी, सबका आंसर सही आया था। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय इक्विटी डिविडेंड। अवानिका, पैट क्या था? 1,82,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय, आई थिंक इक्विटी डिविडेंड था 15% ऑफ, इक्विटी डिविडेंड था 15% ऑफ शेयर कैपिटल, मेरे को तो वही याद आ रहा है। यस 15% ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख। 15% ऑफ 8 लाख नीचे आएगा। वैसे अजीब है कि इक्विटी डिविडेंड का कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं, बिकॉज इक्विटी डिविडेंड देना कंपलसरी थोड़ी होता है, वो तो ऑप्शनल होता है, बट फिर भी दे आर जस्ट सीइंग दैट इक्विटी डिविडेंड का कितना प्रोटेक्शन है। तो ऊपर में 1,32,000 आया और नीचे में क्या आया? 1,20,000 क्या? यस, तो आंसर बोल रहे हैं 1.1। खुशी, रितिका, समृति, नेहा, शिवम, गौतम, अंजलि, सो भूपेश, बहुत जन ने जवाब दिया 1.1। सो 1.1 टाइम्स है। राहुल, सईद, साक्षी, अनीश, आयुष, 1.1 टाइम्स इज द कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। चलिए थर्ड पार्ट जो सम का है, अर्निंग्स यील्ड। तो कोई भी यील्ड होता है परसेंटेज ऑफ प्राइस। डिविडेंड यील्ड इज डिविडेंड बाय प्राइस, अर्निंग यील्ड इज ईपीएस बाय प्राइस। अर्निंग यील्ड, जो अर्निंग्स है वो प्राइस का कितना परसेंट है? ईपीएस बाय प्राइस। और पी रेशियो क्या है? प्राइस बाय ईपीएस। अर्निंग यील्ड है ई बाई पी, पी रेशियो है पी बाई ई, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली चलिए निकालते हैं। क्या हमको प्राइस पता है? यस प्राइस पता है ₹20। अब हमको ईपीएस चाहिए, तो पहले ईपीएस निकाल लेते हैं। तो ईपीएस क्या होगा अपना? ईपीएस होगा पाफेश बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस होगा पाफेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। यस श्रीधर बोल रहा है ईपीएस निकालना पड़ेगा, तो ईपीएस निकाल रहे हैं। तो 1,32,000 अपना पाफेश आया था, 1,82,000 डिवाइडेड बाय माइनस 50,000 करके, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स शायद 80,000 है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? यस नंबर ऑफ शेयर्स है 80,000। नंबर ऑफ शेयर्स है 80,000। किसी किसी का आंसर आ गया है, हम लोग धीरे कर रहे हैं। तो 1,32,000 बाय 80,000, तो 1,32,000 डिवाइड बाय 80,000। मैं डिलिबरेटली स्लो कर रहा हूँ क्योंकि लैग है ना मेरे पूछने आपके जवाब देने में। तो 1.65 ईपीएस है, 1.65 करेक्ट बोला। 1.65 कांता,
साक्षी, श्रेय, खुशी, श्रीधर, अतुल, शुभांकर, भूपेंद्र बहुत ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा नाम ही नहीं दिख रहा मेरे को। पी रेशियो, तो पी रेशियो इज 20, सॉरी पहले तो अर्निंग यील्ड निकालना था। अर्निंग यील्ड, तो अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू EPS बाय प्राइस इनटू 100। क्या आंसर आया आप लोग का? 1.65 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, सो 8 पॉइंट समथिंग परसेंट ना, 8.25%। अंकुर 8.25% अर्निंग्स यील्ड, 8.25% अर्निंग यील्ड आ रहा है। EPS बाय प्राइस इनटू 100, मुकुल 8.25% अर्निंग यील्ड, 1.65 बाय 20, यस श्रीधर 8.25%। राहुल, अनीश, साक्षी, सूरज, स्नेहा 8.25%। गौतम, सोहम, अनमोल 8.25%। और पी रेशियो इसका ठीक उल्टा, सो पी रेशियो इज, जाहिर है प्राइस बाय EPS, तो 20 बाय 1 पॉइंट क्या था 65, 20 बाय 1.65, ये टाइम्स में होता है। 20 बाय 1.65 इज 12.12 टाइम्स, 12.12 टाइम्स, यानी शेयर का दाम, शेयर का दाम। धीरज लिख रहा है स्टूपिड स्टूडेंट, अपने बारे में बता रहे हैं क्या? आई डोंट नो धीरज, आप किसके बारे में बोल रहे हो? 12.12 टाइम्स, ओके 12.12 टाइम्स इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। जो शेयर का दाम है वो 12.12 टाइम्स EPS है, जो शेयर का दाम है वो 12.12 टाइम्स EPS है, ठीक है ना। चलिए ओके, देखो अपने सब जन ह्यूमन बींग्स है। ऑल्दो किसी को लग सकता है कि आंसर देने में क्या यार सर ही बता देंगे, बट द पॉइंट इज डैट एक इंटरैक्शन आता है, फीलिंग आता है कि ये सभी कोई सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सर बोल रहे हैं, देयर इज एन इंटरैक्शन। सो इफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस यू विल अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट, नेट फंड फ्लो। तो नेट फंड फ्लो का मतलब है कि जो कंपनी का CFAT होता है ना, CFAT तो याद होगा कैपबज में, पैट प्लस डेप्रिसिएशन, वो CFAT में से डिविडेंड देने के बाद क्या बचा, जो CFAT होता है कंपनी का, उस पर डिविडेंड देने के बाद क्या बचा इज द नेट फंड फ्लो। CFAT में से डिविडेंड देने के बाद क्या बचा, और CFAT कैसे निकालते हैं? पैट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नेट फंड फ्लो खतरनाक चीज है, एग्जाम में याद नहीं आएगा अगर देख के नहीं जाएंगे। क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है, नेट फंड फ्लो इज पैट प्लस डेप्रिसिएशन, इट्स लाइक CFAT, और माइनस व्हाट, माइनस हो गया अपना टोटल डिविडेंड, पूरा डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा, दैट इज नेट फंड फ्लो। डिफिकल्ट टू रिमेंबर, अगर आप CFAT से याद करो तो याद आएगा, ठीक है। सर CFAT पैसा जनरेट हुआ माइनस डिविडेंड दिए, तो नेट में क्या बचा? नेट फंड फ्लो। क्या आंसर आ रहा है निकालिए प्लीज। यस, कोई लिख रहा है कैश प्रॉफिट माइनस टोटल डिविडेंड। रुचि आपने बहुत सही लिखा है, लाइक द लैंग्वेज, कैश प्रॉफिट। पैट प्लस डेप्रिसिएशन को आपने कैश प्रॉफिट बोला, आई लाइक्ड इट, ठीक है ना, कैश प्रॉफिट बोल रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1,82,000 प्लस डेप्रिसिएशन वॉज आई थिंक 90,000 एंड माइनस टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना है? टोटल डिविडेंड कितना है? एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड था 50,000 और इक्विटी डिविडेंड था 1,20,000। यस, मेरे ख्याल से मैं सही लिख रहा हूँ, तो बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। लोग बोल रहे हैं आंसर 1,02,000 आ रहा है। रोहित बोल रहा है, अंजलि बोल रही है, विनीत, प्रीति, साक्षी, यहाँ पे भी ये लोग डबल चैट संभाल रहे हैं, अंजलि वगैरह, शिवम, ठीक है, सोमिल। 1,02,000 ही आंसर है, ठीक है, 1,02,000। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवरेज का, जो कि गलती हो सकता है एग्जाम में, बाई चांस कोई सिली मिस्टेक, ठीक है। सो वन ऑफ द बेस्ट सम्स ऑफ लेवरेज, जिसमें प्रेफरेंस कैपिटल भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं किसका कितना दम है, बताइएगा। इसी सम में वेट कर रहा हूं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट? तीनों आंसर चाहिए। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। इस सम में ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखे जलवा सबका, जिसका दम है अब दिखाओ अपना दम। तीनों ब्रेक इवन पॉइंट। अंकित बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज नॉट कैश, तभी तो अंकित डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, बिकॉज ऑल्दो वो PL में डेबिट हो गया, पर वो गया थोड़ी है, वो तो मौजूद है। तो अपने जो
कैश प्रॉफिट निकालते हैं, कैश प्रॉफिट क्या होता है? डेप्रिसिएशन, नॉन कैश चार्जेस ऐड करके, तभी तो ऐड करते हैं, अक्रूवल बेसिस नहीं, कैश बेसिस। कितना कैश बचा हुआ है? सर इग्नोर नहीं करो ना, ठीक है? कोई बोला इग्नोर नहीं करो ना, तुम जवाब दोगे तो इग्नोर नहीं होगे। वैसे सबका नाम तो लेना भी संभव नहीं है मेरे लिए, तो मैं जानबूझ के तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, बिकॉज अगर तुम लिखे हो ये लिखने के लिए कि मेरा नाम लेके सर बोलेंगे, तो मैंने तुमने क्या लिखा वो बोल दिया, पर कौन लिखा वो नहीं बोलूंगा। यस, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, बताइए। बोले 1,02,000 कैसे आया? माही पूछ रही है। ये रहा माही, फॉर्मूला था ना, पैट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टोटल डिविडेंड, 1,82,000 प्लस 90,000 माइनस दोनों का दोनों डिविडेंड लेस किए। ओके, लोगों का जवाब आ रहा है। अब जतिन ने जवाब दिया है 40,000 ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट तो कॉस्टिंग वाला हो गया जो आप ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में करते हो। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, या तो पर यूनिट, या पर यूनिट का स्कोप है कि यहाँ पे? मेरे ख्याल से यूनिट्स तो पता ही नहीं है अपने को, सम में मेरे ख्याल से यूनिट्स तो पता ही नहीं है। नहीं, यूनिट्स नहीं पता है तो वैल्यू निकाल पाएंगे, तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या था? 90,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है सम में? तो सम में हमने कंट्रीब्यूशन कितना निकाला था? चेक करना पड़ेगा मेरे को। सम में हमने कंट्रीब्यूशन कितना निकाला था? कंट्रीब्यूशन निकाला था हमने, ये रहा, 3,90,000 कंट्रीब्यूशन था और वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 था। तो 390 प्लस 360, 390 प्लस 360 कितना हो गया? 750 सेल्स था, 7,50,000 सेल्स था, 390 प्लस 360। तो अपना जो पीवी रेशियो है दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो 390 डिवाइड बाय 750, ये पीवी रेशियो है। कैलकुलेट कीजिए प्लीज। 90,000 डिवाइड बाय 390 बाय 7,50,000 कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, तो 3,90,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इक्वल टू 0.52, 52% है। सो 90,000 डिवाइड बाय 0.52 इक्वल टू, निकाले, इंटू 90,000। मैं यूजुअली कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, आज मेरे को करना पड़ रहा है। 173,077, 173,077 अप्रॉक्स, 173,077 अप्रॉक्स, ये ब्रेक इवन है। ओके, जो कॉस्टिंग में निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 173,077। सर ये तो पूछा नहीं है, मत पूछने दो। ओके, हम लोग कुछ और निकाल रहे हैं जो कि चैप्टर के अंदर है, पर इस सब में नहीं पूछा है। 173,077, ठीक है? ये है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। यस मोहित, आपने सही बोला है, 173,076.9 मतलब 77। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल बीईपी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस डीपी बाय 1 माइनस टी, एंड आई एम 99% श्योर कि अपने जितने भी जन क्लास कर रहे हैं अभी उनमें से हो सकता है 50% से ऊपर को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी, ठीक है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यानी ईबीआईटी कितना होना पड़ेगा जिससे कि ईपीएस 0 आ जाए, ठीक है? तो इंटरेस्ट क्या था? किसी ने आंसर दिया, मैं एक बार लिख के चेक कर रहा हूँ। इंटरेस्ट था अपना, इंटरेस्ट था 40,000, इंटरेस्ट था 40,000 आई थिंक सो, और प्रेफरेंस डिविडेंड था 50,000 बाय 0.7। आई होप मैं राइट कर रहा हूँ, अगर रॉन्ग करूँ तो बता दीजिएगा। तो एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। 50,000 डिवाइड बाय 0.7 प्लस 40,000, 1,11,429, 1,11,429। दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट।
ओके, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कई जन को याद नहीं आ रहा होगा बिकॉज ये भर भर के चैप्टर में नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा बहुत था, और जो थोड़ा बहुत होता है वो लोगों को याद नहीं आता है, जिन लोग चैप्टर को ठीक से रिवाइज नहीं करते हैं, केवल सम्स के बेसिस पे जाते हैं। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, आप कोई मल्टीप्लाई करने मत लग जाना कि सर ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, भाई ये लेवरेज नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ये होगा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय पीवी रेशियो। हो सकता है क्लास में डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखाया हुआ है बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते थे, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि सब में नंबर ऑफ यूनिट्स का स्कोप नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं है। तो ये कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, ये कॉस्टिंग जैसा ही फॉर्मूला है, पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट, पूरा फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्टिंग में केवल ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं, पूरा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। जो भी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट प्रिपेयर कर रखा है उन लोग को मजा आ रहा होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट था अपना 90,000, इंटरेस्ट था अपना 40,000, प्रेफरेंस डिविडेंड था 50,000 बाई 0.7 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 0.52 निकाले थे, ऊपर में पीवी रेशियो 0.52 निकाले थे। तो ये आ रहा है, शायद श्रीधर बोल रहा आ रहा है 387 363, विनीत भी बोल रहा है 387 363 387 363। हितेश बोल रहा है सीधा सीधा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? हितेश, इंटरेस्ट तब होता है जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो अलग फॉर्मूला था, तो आपको वो वाला फॉर्मूला याद है जो विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड के था। विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड डीपी जीरो हो जाएगा ना, फॉर्मूला क्या बचा? इक्वल टू इंटरेस्ट, बट अदरवाइज फॉर्मूला ये है। दुखी मत होइएगा, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। 387 363, ठीक है ना? ओके, सॉरी फॉर द डाइवर्जन कि मेरे को लगा मैं करा दूं, ठीक है, जिससे कि लोगों का दिमाग चले। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ रहे हैं अपने, उसमें थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बातें कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, लिसन केयरफुली एवरीवन, लिसन केयरफुली। आपका सक्सेस मेरे पेपर में FMEFF में इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। आप जब पेपर को चालू करोगे एग्जाम में, तो इन दैट केस इको से स्टार्ट करोगे, FM से स्टार्ट मत करना, क्योंकि FM में कोई सब में फंस सकते हैं, इको में फंसने का स्कोप नहीं है। अब जो पढ़ के नहीं गया है उसका क्या बोलूँ, वरना इको में फंसने का स्कोप नहीं है। इको में जो प्रैक्टिकल सम्स है बहुत ईजी है, नेशनल इनकम का सम्स, किनीशियन का सम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में जो सम्स होता है, कंपेरेटिव एडवांटेज का सम, ओके, तो वो सब सम्स बहुत इजी है। सम्स खोजना पहले, उसके हिसाब से टिक करना कि कंपलसरी के अलावा, मैं भी गाइडेंस दे रहा हूँ, मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, मैं भी गाइडेंस दे रहा हूँ, मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं गाइडेंस देखते हुए मैसेजेस देखूंगा तो डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो पहले आप कंपलसरी क्वेश्चन, उसके अलावा इको में कौन सा क्वेश्चन करोगे उसको टिक कर लेना, ये रीडिंग टाइम पे, जो रीडिंग टाइम मिलता है। उसके बाद इको आपको करीब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पे ख़त्म करना है। इको आपका 30 या 40 मिनट्स पे ख़त्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट होगा 40 मिनट 40 मार्क्स। ऑफ कोर्स 40 नहीं मिलेगा, क्या पता 35 मिले, 37 मिले, 38 मिले, किसी को 32 मिले, बट 30 से ऊपर तो इको में आना ही चाहिए अगर आप टू द पॉइंट लिख के आ रहे हो। ओके, जो पॉइंट्स है वो लिख के आ रहे हो तो 30 के ऊपर आना चाहिए। चलिए डाइवर्ट करते हैं, और डाइवर्ट करके आपसे पूछते हैं, बताइए व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्या ड्रॉबैक्स है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, इको में आया है। आप क्या क्या पॉइंट्स लिख के आओगे? व्हाट आर द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्या ड्रॉबैक्स है? लेट मी सी, किसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है शिफ्ट करने का और जवाब देने का। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन? राहुल बोल रहे हैं सर इको की रिव्यू क्लास अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इको की रिव्यू क्लास, मैं केवल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे से क्लास ले रखे हैं, तो वो वापस से इनेबल कर देंगे प्रोवाइज के ऐप पे, डोंट वरी। राहुल का एक जवाब आया, एक पॉइंट मिल गया मेरे को। ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन का 1 पॉइंट मिल गया। नहीं यार सुभाषिस, क्या क्या जवाब दे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन FDI थोड़ी होता है। अंकित ने सही जवाब दिया है, अंकित ने सही जवाब। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, इंपॉर्टेंट
हाँ, तो ऋतिक ने सही जवाब दिया है। सही जवाब क्या क्या है सुन लीजिए। एक है क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट। दूसरा है लैग, लैग इन डिसीजन मेकिंग, LAG, लैग। तीसरा है ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म। ठीक है। रिसोर्सेज इन्वेस्टेड आर वेस्टेड, बहुत बार जो रिसोर्स इन्वेस्ट करते हो खराब चल जाता है। एकदम सही बोला, एकदम। ये सब में फुल मार्क्स मिलेगा, 3 में से 3, 3 में से 3 मिलेगा। फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है। और अंजलि तुम फ्री लोडर लिख रही हो, फ्री लोडर तो कोई वर्ड ही नहीं था, फ्री राइडर था, पर वो तो एक रीजन था क्यों गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है। खैर एनीवेज, तो मैं डाइवर्ट कर रहा था, मैं बताना चाह रहा था आप लोग को कि आप लोग कैसे इको में फुल मार्क्स ला सकते हो। आपको केवल टू द पॉइंट लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यू जस्ट हैव टू राइट टू द पॉइंट। ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली अपना जो इको में आपको 30 या 40 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद आप एफएम में आएंगे। एफएम में कंपलसरी क्वेश्चन में तो चॉइस नहीं करना ही है, फिर बाकी क्वेश्चन देखिए कि कौन सा आपको अटेंड करना है। जनरली थियोरी मत अटेम्प्ट करना, थियोरी मत अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिकली करना। अगर ऐसा है कि कोई प्रैक्टिकल तुमको आता ही नहीं, एकदम वो टॉपिक छोड़ के गए हो या पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जाके तुम थियोरी में जाना, अदरवाइज तुम थियोरी में मत जाना एफएम में। ठीक है। तो पहले इको किए, ओके, और इको करने के बाद अपने एफएम में आके फिर एफएम की। अगर ऐसे करेंगे ना तो कम से कम 60 का कोई वांदा नहीं होगा। ओके, इको एफएम पेपर में। सॉरी फॉर द डाइवर्जन, तो मैंने जरा सा डाइवर्ट किया था। चलिए, यस, आप लोग को और बहुत सारा जवाब है। पॉलिटिशियंस का वेस्टेड इंटरेस्ट, ये भी जवाब था। ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का सही बोला आपने। और मैं प्रोवाइज के ऐप पे वापस से इनेबल करा दूंगा इको की रिव्यू क्लास, डोंट वरी। इको की रिव्यू क्लास ओपन नहीं देते हैं, वो प्रोवाइज के ऐप पे वापस से इनेबल करा दूंगा। और जो बच्चे SSCI से लिए हुए हैं उनका ऑलरेडी SSCI प्लेयर पे अवेलेबल है। ठीक है ना। चलिए, सो अपने आगे बढ़ते हैं इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मैसेजेस में नहीं जा रहा हूं मैं, प्लीज़, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन ये 2, 3 और 4 काफ़ी इजी हैं। चलिए एक बार रिदम के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं सीधा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज कराना चालू कर दूंगा, क्योंकि लेवरेज बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है। ठीक है। एक बार देखें, चलिए रिदम में करते हैं सम। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, बहुत बढ़िया। और अपने को इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेल्स, ऑपरेटिंग खर्चा, जिसपे 6 लाख डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है, तो 12 माइनस 6, 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट है। दिख गया, 6 लाख डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है, तो 12 माइनस 6 यानी 6 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन आ गया है 34 माइनस 6, 28 लाख, 28 लाख कंट्रीब्यूशन है, 28 लाख कंट्रीब्यूशन है। 34 माइनस 6, 28 लाख कंट्रीब्यूशन है। और EBIT 22 लाख है, PBT। ठीक है। कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। तो बहुत ही आसान है, आप लोग का जवाब आ गया होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय PBT, 34/28, 34/28 आंसर। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर 34/28। 28 कैसे आया सर? 12 लाख का ऑपरेटिंग खर्चा है, उस पर 6 लाख फिक्स्ड है डेप्रिसिएशन, तो वेरिएबल 6 लाख है ना। 34/28 आंसर। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर 34/28। 1 पॉइंट, सॉरी गलती बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सॉरी। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT ना, तो इट विल बी 28/22। आई एम रियली सॉरी, जोश में गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, तो कंट्रीब्यूशन इज 34 माइनस 6 एंड EBIT इज 22, सो 28/22 कितना आ रहा है? 1.27 आ रहा है शायद। सबका आंसर 1.27 है। 28/22 1.27, ओके 1.27, ये सबका आंसर है। आई मेड मिस्टेक वाइल स्पीकिंग, आई एम सॉरी। फाइनेंशियल लेवरेज तो दिख रहा है EBIT/PBT,
यानी कि 22/16 फाइनेंशियल लेवरेज 22/16 दिख रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज 22/16, फाइनेंशियल लेवरेज इज 22/16। सर क्या ऐसे एग्जाम में करके आ सकते? एकदम भी नहीं, आपको पूरा फॉर्मूला लिख के पुट करके आना है और आपको यहां दिखाना है कि 28 कंट्रीब्यूशन कैसे आया, ये भी अलग से शो करना है। 22/16 1.37 है क्या? 1.375 बोल रही अंजलि, 1.375 मोहित, शिवल 1.375। और कंबाइंड लेवरेज तो जाहिर है अपने कर सकते हैं 28 डिवाइडेड बाय 16, है ना, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। कंबाइंड लेवरेज इज 28 डिवाइड बाय 16। क्या आंसर है? या मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मन है तो। बोल रहे 1.75 आ रहा है शायद, कंबाइंड लेवरेज शायद 1.75 आ रहा है, किसी ने लिखा, या 1.75 आ रहा है कंबाइंड लेवरेज। राहुल मनचंदानी बोल रहा है EBIT 28 है या 22। राहुल EBIT तो ये रहा दिया हुआ 22 है, पर कंट्रीब्यूशन 28 है। राहुल EBIT जो है वो तो 22 है दिया हुआ, पर जो कंट्रीब्यूशन है वो 28 है। ठीक है, तो कंबाइंड लेवरेज 1.75 आया। इसलिए बोला कि लेवरेज चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इस पर और समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन में मूव करते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये रिवीजन इंटरैक्टिव वे में कर रहे हैं, तो आपको मेरे को बताना है, जवाब देते हुए आपको बताना है कि लाइक देखते हैं। चलिए बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते समय, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन स्टार्ट किए हैं बिकॉज ये लंबा चैप्टर है, तो अगर एक क्लास में नहीं हो पाया तो, और मैंने तो 3 क्लास सॉर्ट आउट की है, आज कल और परसों, ये तीनों टॉपिक रिवाइज करने के लिए। क्या पता अपना कल ही हो जाए, तो बढ़िया है ना, एक क्लास का पॉजिटिव NPV। ठीक है, तो मे बी नॉट डैट मैं सल्टाना चाह रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई लो, जाहिर है कौन सा बढ़िया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हाई बढ़िया कि लो बढ़िया? बेतु का जवाब, बेतु का क्वेश्चन है, बट चालू तो करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर द बेटर या लोअर द बेटर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई और लो, विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली लो। ठीक है, मजाक का बात है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, अगर केडी और केई का वेटेड एवरेज है, अगर केडी और केई का वेटेड एवरेज है, तो मेरे को ये बताइए केडी और केई में से कौन सा ज़्यादा लो है? केडी और केई में से विच वन इज लोअर? विच वन इज लोअर? सबको पता है केडी और केई में से कौन सा लोअर है, केडी या केई? केडी और केई में से कौन सा लोअर है? यस प्लीज जवाब दीजिए, केडी और केई में से कौन सा लोअर है? केडी और केई में से कौन सा लोअर है? राहुल का जवाब आया, और वेट कर रहा हूं। मुकुल का जवाब आया, विजिल का जवाब आया, शिवल का जवाब आया, अंजलि का जवाब आया, सिमी का जवाब आया, ऋतिक का जवाब आया, आयुष का जवाब आया, स्नेहा, पूजा, ओके, आलोक, यस केडी लोअर है, करेक्ट। डेट चीप है, केडी लोअर है, बिकॉज डेट को कमती रिस्क होता है, डेट वाले को कमती रिस्क होता है, और प्लस टैक्स शील्ड होता है। केडी लोअर है, तो उस केस में केसी कम करने के लिए, केसी कम करने के लिए क्या अपने को वेट ऑफ डेट बढ़ाना चाहिए? केसी कम करने के लिए क्या वेट ऑफ डेट बढ़ाना चाहिए? केसी कम करने के लिए क्या वेट ऑफ डेट बढ़ाना चाहिए? आपने बोला केडी लोअर है केई से, तो अगर केसी कम करना है तो क्या वेट ऑफ डेट ज़्यादा करना चाहिए, डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा करना चाहिए? यस, किसी किसी का बहुत सही जवाब आया है। नो सर, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज केई विल ऑल्सो राइज। अगर आप वेट ऑफ डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी बेचारा चिंता में आ जाएगा। माने गाड़ी को तेजी से चलाएंगे तो गाड़ी के पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं ना, वो लोग चिंता में आ जाएंगे और वो लोग बोलेंगे भाई हम लोग को तो उतारो। ठीक है, इक्विटी केई विल गो अप, केई विल गो अप, एंड देयरफॉर केसी माइट राइज। यही तो हुआ है इस कोविड में। जिन भी कंपनीज का एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स बहुत जोश में एक्वायर किया था जैगवार को और लैंड रोवर को, ठीक है,
तो रतन टाटा वैसे बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है एंड ह्यूजली पेट्रियोटिक, ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम, बट द एम्बिशियसनेस दैट इज शोड इन एक्वायरिंग कोरस, टाटा स्टील कोरस को एक्वायर किया, और ये टाटा मोटर्स जो एक्वायर किया लैंड रोवर और इसको जैगवार को, वो सब बहुत कॉस्टली एक्विजिशंस था, उसके कारण बहुत ज़्यादा डेट टाटा के बैलेंस शीट पे है, और आज के दिन पे वो लोग रिपेंट करते होंगे क्यों वैसा एक्विजिशन लिए, ठीक है ना। तो डेट बहुत ज़्यादा होने से इक्विटी बेचारा परेशान हो जाता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है और कई बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ डेट का ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट में ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय पी नेट इंटू 100, कॉस्ट ऑफ डेट में ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं। बोला फोर्ड को भी एक्वायर किया था, हाँ फोर्ड को भी एक्वायर किया था, सही बोला। कॉस्ट ऑफ डेट में ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, अब ये बताइए। जवाब नहीं आया, जवाब आया। इशिका ने जवाब दिया है, शिवल ने जवाब दिया है, इशिका, शिवल, सूर्यांश, अंजलि, आयुष। परपेचुअल डेट, इरिडीमेबल डिबेंचर, बोला जब एन नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं पता है, एन इज नॉट नोन, एन अगर नहीं पता है तो नंबर ऑफ इयर्स नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज इरिडीमेबल डिबेंचर है, या अगर रिडीमेबल भी है पर बताया ही नहीं कितना एन है, अगर एन नहीं पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर एन नहीं पता है तो नंबर ऑफ इयर्स नहीं पता है तो ये वाला बताइएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी। ऋतिक बोल रहा है ओ हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले को देख के, जब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी कब यूज करते हैं, बोला टर्म लोन में यूज करते हैं, वो अंजलि आपने राइट बोला, मैंने बोला डिबेंचर में कब यूज करते हैं, डिबेंचर में कब यूज करते हैं, जब प्राइस नहीं पता, सही बोला, जब प्राइस नहीं पता तो इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, या फिर ट्रेडिंग एट पार है। जीरो कूपन गलत जवाब है हितेश, हितेश आपका जीरो कूपन गलत जवाब है, हितेश गलत जवाब है, बिकॉज जीरो कूपन अगर लेंगे तब तो 0 इंटू 1 माइनस टी 0 हो जाएगा, पागल हो क्या, गलत बोला हितेश, जीरो कूपन में नहीं, कूपन रेट इंटू 1 माइनस टी ये तब यूज करते हैं जब प्राइस ही नहीं पता, या लोन में या फिर डिबेंचर का प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है, प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है, ठीक है, प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है, ठीक है। ZCB गलत आंसर है भूपेंद्र, ZCB गलत आंसर है, ZCB में तो आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो करेंगे, ठीक है, कि भाई 920 पे बाई किए 1000 मिलेगा, 920 इक्वल टू 1000 बाई 1 प्लस KD, और KD निकालते हैं, समझ गए। खैर जीरो कूपन काम का नहीं है, और KD का बड़ा वाला फॉर्मूला सबको पता है, सब जन अलग अलग नोटेशन यूज करते होंगे तो प्लीज माफ कीजिएगा मेरे को उसके लिए, F माइनस पी नेट बाई एन डिवाइडेड बाय F प्लस पी नेट बाई 2। एज आई एम सेइंग, हो सकता है F के बदले लोग RV यूज करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, पी नेट के बदले NP यूज करते हैं नेट प्रोसीड्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप F के बदले RV यूज करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, और पी नेट के बदले नेट प्रोसीड्स यूज करते हैं, आपका मन, ठीक है, जैसा आपका मन, ठीक है, जैसा आपका मन। दिस इज KD का मेन फॉर्मूला, प्लेन वनीला बॉन्ड, ठीक है, प्लेन वनीला बॉन्ड जिसपे कूपन भी दिया हुआ है, मैच्योरिटी पता है और प्राइस भी पता है, कूपन भी दिया हुआ है, मैच्योरिटी पता है और प्राइस भी पता है, कूपन भी दिया हुआ है, मैच्योरिटी भी दिया हुआ है, प्राइस भी पता है, प्लेन वनीला बॉन्ड, उस बॉन्ड में, और उस बॉन्ड में अब बताइएगा, ध्यान दे के अब बताइएगा, उस बॉन्ड में अगर बाई चांस जो प्राइस है, प्राइस वो 108 हुआ और फेस वैल्यू 100 हुआ, और फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपया है, 2 रुपया, तो आप पी नेट को 106 कब लेंगे और 98 कब लेंगे। अगर प्राइस 108 रुपया है,
फेस वैल्यू 100 रुपया है, फेस वैल्यू 100 रुपया है और फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपया है, तो आप पी नेट में 98 कब लेंगे और 106 कब लेंगे? 98 कब लेंगे और 106 कब लेंगे? बिकॉज 98 106 दोनों इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, पर 98 कब यूज करता है और 106 कब यूज करता है? याद कीजिए। यस, लोगों का जवाब आया चुपकी। तो चुपकी तो वो लोग ध्यान करेंगे जो मेरे से ट्यूशन लिए हैं, हो सकता है जनरल बच्चा भी क्लास कर रहा हो। ओके, तो चुपकी वर्ड था गलती के लिए इंस्टीट्यूट का, कि बड़े वाले सम में जो फुल फ्लेजेड सम है, फुल फ्लेजेड सम, बड़े वाले सम में, यस नेहा, बड़े वाले सम में 98 लेते हैं 100 - 2, पर जो छोटा सम है ना, जिसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछा है, उसमें 106 लेते हैं। जिसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछा उसमें 106 लेते हैं। 106 करेक्ट है। ओके, 98 रॉन्ग है, पर 98 रॉन्ग लेते हैं अपने बड़े वाले सम में जिसमें पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। ठीक है, तो खतरनाक है। पी नेट में चुपकी हो सकता है बड़े वाले सम में, ठीक है ना। तो बड़े वाले सम में अपने 98 लेते हैं, जबकि 106 लेना चाहिए, 106 लेना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऐसे ऐसे निकलता है। अब इस सम का आंसर निकालिए। मैं सम बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको आंसर निकालना है। सम का आंसर, फेस वैल्यू 1 लाख, कूपन रेट, सावधान भाई, कूपन रेट 14%, मैच्योरिटी 5 साल, रिक्वायर्ड रिटर्न 18%, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, calculate intrinsic value, should the bond be purchased, should the bond be purchased at, should the bond be purchased at 91,000, 91,000 बॉन्ड का दाम है, परचेस करना चाहिए क्या? ये सम है, सम आपके सामने है। आपको बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है और बताना है कि ये बॉन्ड परचेस करना चाहिए क्या। 1 लाख फेस वैल्यू है, कूपन रेट 14% है, यानी 14,000 हर साल देगा। 5 साल बाकी है, रिक्वायर्ड रिटर्न 18%, हमको 18% चाहिए। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, शुड द बॉन्ड बी परचेस्ड एट 91,000। टेक योर टाइम, समय लीजिए अपना, टेक योर टाइम। हर्ष दत्वानी, शिवम सर ने डेप्रिसिएशन को वेरिएबल क्यों माना जबकि वो तो फिक्स्ड है? कब माना मैंने डेप्रिसिएशन को? डेप्रिसिएशन को मैंने फिक्स्ड ही माना था उस सम में। 12 लाख का डेप्रिसिएशन, 12 लाख का ऑपरेटिंग खर्चा था, जिसपे 6 लाख डेप्रिसिएशन था, तो 12 - 6, बाकी का 6 वेरिएबल था। हर्ष, उस सम में 12 लाख जो है वो ऑपरेटिंग खर्चा था, डेप्रिसिएशन 6 लाख था, तो 12 - 6, बाकी का 6 लाख वेरिएबल था। तो आपको भूल के लगा होगा कि जो 6 लाख डेप्रिसिएशन है वो वेरिएबल है। आप गलत, 12 - 6, 6 लाख वेरिएबल है। बोला 22 + 6 से 28 निकाल सकते थे उस सब में। यस, निकाल सकते थे, कोई इशू नहीं है, एकदम सही है। ये कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दिया 28, मेरा भी 28 ही आया था। यस, आप लोग ये सम सॉल्व कीजिए। सम का जवाब आया अंकित, अंकित का जवाब आया है। यस, अंकित तुली का जवाब आया है, उसका जवाब है 87491। और यहां पे अंकित और एक है अंकित मंदवारिया, उसका जवाब है 87490। अतुल पटेल का जवाब है 87490, 87491। नीलाकाश का जवाब है 87491, 87490। IV0 कैन यू एक्सप्लेन? इशिका पूछ रही है। यस, इशिका भी समझाऊंगा, या इशिका बताने वाला हूं। 1 मिनट, थोड़ा सा मौका दे देता हूं, अगर आपको आता हो तो आपको अच्छा लगता ना सॉल्व करने में। नैन्सी बोल रही है 87490, मनीष पंसारी बोल रहे 87490, हिमांशु 84790, 87490 आ रहा है। और बोला
अपने को परचेज नहीं करना चाहिए अगर 87490 है, बिकॉज 91,000 तो ओवर प्राइस्ड हो गया ना। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, वो होता है पीवी ऑफ कैश फ्लोज, जो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर में जब एनपीवी निकालते हैं तो एनपीवी में नेट को भूल जाइए। इशिका, एनपीवी में नेट को भूल जाइए, बचा पीवी। पीवी क्या होगा? जो कैश फ्लो आने वाला है उसका पीवी, उसको पीवी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली पीवी क्या होगा? 14,000 का एन्यूटी है, 14,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर 18% कॉमा 5 प्लस लास्ट में 1 लाख, 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 18% कॉमा 5। ये जैसे कैपिटल बजटिंग में एनपीवी निकालते हैं ना, तो एनपीवी में नेट को भूल जाओ, पीवी कैश फ्लो का पीवी जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू माने पीवी, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू माने पीवी, इंट्रिंसिक वैल्यू माने पीवी। सर नेट स्लो चल रहा है, इसको रहने देंगे यूट्यूब पे? हाँ रहने देंगे यूट्यूब पे, चिंता मत करो। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 14,000 इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 87491 सबका आंसर आ रहा है। तो मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर और एन्युटी फैक्टर लिख रहा नहीं हूं, ठीक है, 87491। तो ये इसका दाम होना चाहिए था। अब सोचो, अगर मैं तुमको बोलता इस प्रोजेक्ट का, इस बॉन्ड का एनपीवी निकालो, अगर मैं बोलता तो इसमें से तुम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 91,000 क्या करते, लेस, तो नेगेटिव एनपीवी आता ना। पर बॉन्ड में हम लोग एनपीवी के बजाय कंपेयर करते हैं वर्सेस प्राइस क्या है, 91,000। सर बहुत ज़्यादा दाम पैसा देना पड़ रहा है, इट्स ओवर प्राइस्ड नॉट टू बी परचेस्ड, इट्स ओवर प्राइस्ड नॉट टू बी परचेस्ड। तो जिसको भी ये नहीं किया हुआ है उसको प्रोजेक्ट में एनपीवी सोचना बेटर रहेगा। बॉन्ड माने सोचो एक प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा आने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू को प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 87491, 87491 और 91,000 है, ओवर प्राइस्ड, शुड नॉट बी परचेस्ड, ओवर प्राइस्ड है, महंगा है, शुड नॉट बी परचेस्ड। आई थिंक इशिका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, या जिसको भी क्लियर नहीं था क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर। एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 है, फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 12% है, मैच्योरिटी 5 इयर्स है, यील्ड टू मैच्योरिटी, इसका जो यील्ड है ना, दैट इज यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, जो सिमिलर बॉन्ड्स है उनका यील्ड 16% है, 16% है। कंपनी का टैक्स रेट 30% है। कैलकुलेट केडी निकालना है। एक बड़े सम में किए थे अपने, मैं दिखा भी दूंगा अभी। एक बड़े सम में इस तरह से दिया हुआ था कि प्राइस नहीं दिया हुआ था बॉन्ड का, तो बॉन्ड का प्राइस निकाल के फिर केडी का फॉर्मूला लगाना था। बॉन्ड का प्राइस पहले निकालना पड़ेगा जैसे पिछले सम में किए हैं, उसके बाद केडी का फॉर्मूला लगाना है। एक बड़े वाले सम में था, बहुत बढ़िया सम था वो, अपने बुक में सम था वो, मैंने आईसीआई का ही सम था। पहले बॉन्ड का प्राइस निकालना पड़ेगा जैसे अभी इसके पहले वाले सम में किए, और उसके बाद जाके केडी का बड़ा वाला फॉर्मूला, बिकॉज केडी देखो आई इंटू 1 माइनस टी प्लस एफ माइनस पी नेट बाई एन, वो वाला फॉर्मूला है ना, उसमें पी नहीं पता, तो आपको वो निकालना है। मैं फ्लोटेशन कॉस्ट भी लिखा दे रहा हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। हाँ, तो पहले पी तो निकालना पड़ेगा, फिर तो पी नेट आएगा ना। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। यस आलोक, मैंने लिखा दिया है, भूल गया था। बोला क्वेश्चन दिखा दो एक बार, क्वेश्चन सामने है तुम्हारे रुचि। सुभाशीष 751 पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आई डोंट नो। चीज बोल रहा है BAAD बैड आ रही है, आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीम कैसे हो रहा है? आम खाओ ना यार। सब प्रोवाइज की सीए इंटर की क्लास कब चालू होगी? सीए इंटर का मेरा बैच चालू हो रहा है मंडे से,
ओके, मंडे 12:40 से सीएनटे का लाइव बैच चालू हो रहा है, नेक्स्ट लाइव बैच, ठीक है। लाइव एट होम है वो, लाइव एट होम, सेंटर्स पे तो अलाउड नहीं है ना अभी। तो अकॉर्डिंगली इसमें अपने को मिलेगा 120 5 बार और लास्ट में 1000। सो इसमें क्या होगा, प्राइस, पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, प्राइस P0 इक्वल टू 120 इंटू PVAF 16% कॉमा 5 प्लस 1120 इंटू PVIF 16,5। पहले ये निकालना पड़ेगा प्राइस। एक बच्चा बोल रहा है कि लास्ट में तो, सॉरी 1000, गलती मेरे से भी करा दी है, 1000 होगा ना, क्योंकि मैं वहाँ ऑलरेडी 5 ले चुका। 120 इंटू एन्युटी फैक्टर में कॉमा 4 नहीं लिया है। मैं किसको जवाब दे रहा हूँ, अंकुर को। लास्ट 120 को मैंने 5 लिखा है, तो पांचवा 120 एन्युटी के अंदर आ गया, इसलिए 1000। अगर कोई यहाँ पे 4 लेता है, अगर कोई यहाँ पे 4 लेता है तो यहाँ पे 1120 लेगा, उसका मन सेम आंसर आएगा। तो 120 पांचवा वाला कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, तो एन्युटी के अंदर या अमाउंट के अंदर। अंकुर आपको जवाब मिल गया होगा। तो मैं तो नॉर्मली करता हूँ एन्युटी के अंदर लेता हूँ। तो 120 इंटू एन्युटी फैक्टर 16% कॉमा 5 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% कॉमा 5, या ये क्या 869 आ रहा है कि 851 आ रहा है? सब जन बोल रहे 869 आ रहा है, ये 869 आ रहा है शायद। और शिवम बोल रहा है बाढ़ कहना चाह रहा हूं, तो बाढ़ का क्या करे, बाढ़ का, सुनामी, बाढ़, क्या बाढ़ सुनामी, सम के बारे में बोल रहे हो क्या? ओ सॉरी, चलो कोई बात नहीं। सो 869, शिवम ध्यान दो क्वेश्चन पे, वरना बाढ़ सुनामी होता रह जाएगा। तो 869 प्राइस आया, देयरफॉर पी नेट क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट काट के, तो 869 माइनस 2%, 869 में से 2% लेस किए, लेस करें तो 869 इंटू 0.98 इक्वल टू 851.62। तो 851.62 जो है वो आ रहा है अपना पी नेट, 851.62 ये पी नेट आ रहा है 851.62। और किसी किसी ने केडी का भी आंसर निकाल दिया है, तो केडी क्या होगा, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस एफ माइनस पी नेट बाई एन होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी नेट बाई 2। ओके, ये है। अब इसमें पुट किए तो आई क्या 120, भूल के 12 मत पुट कर देना, मैंने बोला था मेरे को एकदम डर है कि फेस वैल्यू अगर 100 है तो कूपन रेट 12% ऑफ 100 12 होता है, बट फेस वैल्यू 1000 है तो कूपन अमाउंट तो 120 हो जाता है ना, तो वो गलती नहीं हो जाए। तो 120 इंटू 0.7 प्लस 1000 माइनस 951.62 या 64 जो भी है डिवाइड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 951.62 बाई 2। देखिए, तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ये एक ही सम में था। मैं दिखाऊंगा अभी किस सम में, आप लोग बोलेंगे हाँ हाँ सर याद आ गया। 120 इंटू 0.7 प्लस 1000 माइनस 951.62 बाई 5 डिवाइड बाई 1000 प्लस 951.62 बाई 2। नहीं अंकुर, आप गलत बोल रहे हो, फेस वैल्यू 1000 ही है, 160 कहाँ से आप बोल रहे हो? रिक्वायर्ड रिटर्न 16% तो पुलिंग का रेट होता है जिससे डिस्काउंट करते हैं, उससे कैश फ्लो थोड़ी बढ़ता है। और 5 साल का बॉन्ड है, तो आप कुछ भी सोच रहे हो। हर साल कंपनी 120 120 120 देगी, लास्ट में 120 प्लस 1000 देगी। हम लोग को 16% रिटर्न चाहिए। 12.27% शायद आंसर है, 12.27% शायद आंसर है। 12.27% जो है वो आंसर आ रहा है केडी का। ठीक है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन कॉपी करना चाहो या फोटो खींचना चाहो तो ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन। एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 12%, 120 हर साल 5 साल तक कंपनी देगी। और बाजार में सिमिलर बॉन्ड्स का यील्ड 16% है, तो 16 से टन है, जैसे केसी होता है डिस्काउंट रेट, टैक्स रेट 30%, कैलकुलेट केडी। तो पहले हम लोग प्राइस निकाले, ठीक है, प्राइस जैसे पिछले सब में 869, फिर 2% लेस किए और उसके बाद जाके केडी के फॉर्मूला में पुट किए। ठीक है, 12.27%, 12.27%।
ठीक है, क्या बोला वो 851 था क्या, वो मैंने 951 लिख दिया, आई एम सॉरी, 851 था शायद, मैंने 951 लिख दिया, हाँ 851 था, थैंक यू, ठीक है, मैंने 951 लिख दिया था। तो 12.27% इज द आंसर, 12.27%। अंकुर आप सेम चीज़ रिपीट करते जा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो आप उस चीज़ को ड्रॉप करो, ठीक है। यस अपलोडेड होगा यूट्यूब पे, यस अपलोडेड होगा यूट्यूब पे, ठीक है। दिस वाज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ये रहा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला था D1 बाय पी नेट प्लस जी, या फिर D1 बाय P0 प्लस जी। अगर रिटेन अर्निंग का निकालना है तो D1 बाय P0 प्लस जी, और एक्सटर्नल इक्विटी का निकालना है तो D1 बाय पी नेट प्लस जी। सबको याद होगा D1 माने नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, P0 करंट मार्केट प्राइस, पी नेट फ्लोटेशन कॉस्ट काट के, तो आपको याद होगा ये KE का ये फॉर्मूला, KE का और एक फॉर्मूला था RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा CAPM। ये तो एकदम सिंपल दिया रहता है, अपने पुट करते आंसर आ जाता है। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा CAPM कि रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही, और जो रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा और चाहिए, रिस्क फ्री रेट तो चाहिए और रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा और चाहिए, ठीक है। तो देयर इज अ प्रोफेसर बाय द नेम ऑफ अश्वत्थ दामोदरन, अश्वत्थ दामोदरन, he is the master of valuation, वैल्यूएशन का सबसे टॉप आज तक का बंदा है। ही टीचेस एट द स्टर्न स्कूल, ओके, स्टर्न स्कूल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। मेरे को जस्ट ध्यान आ गया तो बताया कि आप लोग जब भी सीए इंटर के बाद, ठीक है, अश्वत्थ दामोदरन का ब्लॉग जरूर फॉलो कीजिएगा, उनका सेपरेट ब्लॉग आता है वैल्यूएशन पे, एंड यू विल फाइंड ही हैज़ राइट नाउ, मैंने परसों तरसों क्या ब्यूटीफुल ब्लॉग लिखा है ऑन दिस RM माइनस RF। अपने सीए इंटर में तो कुछ है नहीं वो सब, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे को ध्यान आ गया तो मेरे को लगा मैं क्यों नहीं बताऊँ, ठीक है। अश्वत्थ दामोदरन का स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस एक ब्लॉग आता है रेगुलरली, तो जो भी पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है फाइनेंस में वो ब्लॉग जरूर फॉलो करना चाहिए। अभी कुछ नहीं कर सकते, बात का बात कर रहा हूँ, सॉरी ध्यान आ गया तो शेयर कर दिया, ठीक है। सो KE निकालने का एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका था CAPM, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ठीक है ना। अब और एक था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और एक था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, यानी कि जो अपने यील्ड अर्न किए हैं ना लास्ट 3-4-5 साल में, वही यील्ड अपने को फ्यूचर में चाहिए। तो 3 अप्रोच था KE निकालने का, ओके, KE निकालने का ये 3 अप्रोच था, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और रियलाइज्ड यील्ड सबसे स्टूपिड अप्रोच कभी आया हुआ नहीं है, जो पास्ट में यील्ड है वही फ्यूचर में अपने को चाहिए, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ठीक है ना। ओके, अब तो KE आप लोग इससे निकाल लोगे, ओके, KE इससे निकल जाएगा, और KP और KD तो सेम है ना। KP का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, या तो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो रेट है वही होगा अगर P नहीं पता है तो, और या फिर फॉर्मूला होगा DP बाय पी नेट इंटू 100 अगर N नहीं पता है तो, और या फिर फॉर्मूला होगा DP प्लस F माइनस पी नेट बाय N डिवाइडेड बाय F प्लस पी नेट बाई 2। ये सब फॉर्मूलाज याद आ रहे होंगे, आई एम श्योर कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सेम है, या तो प्रेफरेंस डिविडेंड रेट लेना पड़ेगा अगर ना प्राइस दिया हुआ है, और प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय पी नेट इंटू 100 अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है, और यह बड़ा वाला फॉर्मूला। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का ये 3 फॉर्मूलाज था जो सबको समझ में आता है नॉर्मली, ठीक है, जो सबको समझ में आता है प्रेफरेंस डिविडेंड का, ठीक है, ये फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड का, ठीक है। श्रीधर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है सर जो नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड है ना, नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड वो भी बता दो। तो नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड में तो इस तरह से था कि फेस वैल्यू सपोज 1000 है, कूपन रेट फर्स्ट ईयर 10%, कूपन रेट सेकेंड ईयर 12%,
कूपन रेट थर्ड ईयर 14%, ऐसे करके सपोज 3 साल का है, लास्ट में 1000 मिलेगा, तो अपने को कैम्बज के जैसे 10% ऑफ 1000 100 को टानना है, 12% ऑफ 1000 120 को टानना है, 140 प्लस 1000 को टानना है, अलग अलग कैश फ्लो को टानना है पूरे कैम्बज के जैसे। क्या ये कभी आता है? नहीं आता है। आ सकता है, यस आ सकता है, जो सम किया हुआ है क्लास में, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड में अलग अलग कैश फ्लो होता है, उसको अलग अलग टानना पड़ता है। एन्यूटी ये सब नहीं होता है, अलग अलग कैश फ्लो को पुल करना पड़ता है नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड में। कॉपी में कराए हुए है, ठीक है ना। वैसे ये सब चीज़ जो केवल एक बार कराई हुई ना और एक बार केवल सम में है, वो जनरल बच्चे को डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। उसको लगता है यार क्या बोल रहा है, ये सब तो पता ही नहीं है। पता है पर कमती किया हुआ है, ठीक है ना, लेस इंपॉर्टेंट है, कमती आया हुआ है। एनीवेज, तो अपने थोड़ा बहुत रिवाइज किए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा बहुत रिवाइज किए हैं, लेवरेज हमने कर लिया, बढ़िया से डिस्कशन, आपने जो ब्रेक इवन पॉइंट का जवाब दिया, ब्यूटीफुल, दैट वाज व्हाट आई वाज वांटिंग। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी, केपी, केई मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह बाकी और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, वो अपने कल करेंगे। कल सेम टाइम 12:40 पे। आई डोंट वांट द क्लास टू बी हैवी, मैं चाहता हूँ क्लास लाइट हो, आपको मौका मिले और आप खुद पढ़ना चालू करो, ठीक है। अब किसको किसको क्या पूछना है वो पूछे, मैं देख रहा हूँ आपका क्या डाउट आ रहा है। प्लेन वनीला बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल बॉन्ड जो हर साल कूपन बराबर देगा और एक साथ रिडीम होगा, प्लेन वनीला बॉन्ड बोलते हैं कन्वेंशनल बॉन्ड को। चरण स्पर्श बोल रहे हैं भूपेंद्र जी, ठीक है। आपका जो भी मनोकामना है पूरी हो, ठीक है। फिर D1 में G ऐड हो जाता है ना, वो डिपेंड करता है कौन सा D1 दिया हुआ है। अगर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर लास्ट ईयर दिया हुआ है तो ग्रोथ को ऐड करके D1 निकालते हैं, अगर डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है तो वो D1 हो गया पहले से ही। केई में G ऐड क्यों करते हैं? बिकॉज जब शेयर बाई करते हैं तो दो तरह का रिटर्न मिलता है, एक तो डिविडेंड और एक कैपिटल गेन। तो जो ग्रोथ होता है वो कैपिटल गेन्स की यील्ड होता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। तो D1/P0 डिविडेंड यील्ड हो गया और प्लस ग्रोथ कैपिटल गेन्स यील्ड हो गया। सर मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड थियरी एक बार आया हुआ है कि इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड, INR रूपी का बॉन्ड अगर इंडिया के बाहर इशू हुआ उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। रूपी का बॉन्ड अगर सिंगापुर में इशू हुआ उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कि इंडिया का जो खाना है वो बाहर पेश किया जा रहा है, इट्स लाइक मसाला बॉन्ड। फाइनेंस में बेसिक नॉलेज कैसे होंगे? अभी तो कोई जरूरत नहीं है, सी इंटर फोकस करो। वैसे बढ़िया बेसिक नॉलेज के लिए ज़रोधा वॉर सिटी पढ़ना है। ज़रोधा वॉर सिटी में मुफ्त का राइटअप लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल राइटअप एग्जाम्पल्स के सहित पे, तो ज़रोधा वॉर सिटी पढ़ सकते हैं। ज़रोधा वॉर सिटी, ज़रोधा वॉर सिटी, VARSITY वॉर सिटी, ज़रोधा वॉर सिटी। इको का रिव्यू क्लास प्रोवाइज में फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा, डोंट वरी। बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा टॉपिक है? बिल्डिंग ब्लॉक इसमें नहीं है, वो CA फाइनल में है। बिल्डिंग ब्लॉक CA इंटर में नहीं होता, CA फाइनल का टॉपिक है। भावना बिल्डिंग ब्लॉक CA फाइनल के लिए है। जो लोग फाइनल में बच्चे आते हैं ना, बोलते हैं हमारा इंटर में FM ठीक नहीं था, तो उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक टॉपिक होता है। बुलडॉग बॉन्ड यूके का होता है, यस। बुलडॉग पाउंड बॉन्ड जो कि यूके के बाहर इश्यू होता है उसको बुलडॉग बोलते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी में ऐड क्यों नहीं करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जब निकालते हैं तो रिजर्व्स नहीं लेते हैं, बिकॉज शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उन लोगों को पता है कंपनी में कितना रिजर्व्स है, उस वजह से प्राइस में ऑलरेडी इंपैक्ट आ चुका है। पर बुक वैल्यू जो लेते हैं तो रिजर्व जरूर लेते हैं। सही है। अटेम्प्टेड MTP, आई नोटिस्ड FM पोर्शन कंप्लीटेड 1 आवर 15 मिनट। तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए, फिर भी मेरे को डर लगता है तो मैंने जनरल एडवाइस अंजलि अपने हिसाब से दे दिया। ऑफकोर्स आप अपना खुद का फॉलो कर सकते हो अगर आप FM में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो। पांडा बॉन्ड भी तो होता है, या पांडा बॉन्ड कहाँ का होता है? जापान का, ठीक है। पांडा बॉन्ड जापान का होता है, समुराई बॉन्ड कोरिया का होता है, ठीक है। बहुत तरह के होते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें? पहले तो उसको लर्न करें, इन्वेस्ट तो बात की बात है, पहले उसको समझना पड़ेगा। CA इंटर कर दें पहले, CA इंटर के बाद काफ़ी टाइम रहेगा आर्टिकलशिप, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सारा ज्ञान लेने में, ठीक है ना। रिव्यू क्लास कब कब है? आज है, कल है, परसों है। आज, कल, परसों, ठीक है। अगर अपना थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया तो अपने ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का भी रिव्यू डाल देंगे। अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो परसों ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का भी रिव्यू ले लेंगे, समझ गए? जल्दी ख़त्म हो गया तो
सर अपने कंट्री का जीडीपी कब ट्रैक पे आएगा? ठीक है, अपने कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और कोरोना वायरस के बाद भी वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होगा, रिलेटिव टर्म से बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरा कोरोना वायरस के पूरे पेंडेमिक के ऊपर पॉडकास्ट निकाला हुआ है, ठीक है, जो कि सब जगह करीब 12 पॉडकास्ट निकाला हुआ है रिगार्डिंग द एंटायर स्टेट ऑफ इवेंट्स एंड व्हाट्स द हैपनिंग ऑन द मार्केट्स। तो आप फॉलो कीजिए उसको, आपको वो सब में इंटरेस्ट है तो। चलिए लेक्चर खत्म हो गया है, टाइम वेस्ट नहीं करते। आलोक ने मेरे को याद दिलाया 2:17 हुई है, हमारा पॉजिटिव एनपीवी है कि हमने 25 मिनट पहले लेक्चर खत्म कर दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल 12:40 से कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पे और प्रोवाइज ऐप दोनों पे, ठीक है ना। चलिए कल सब से मिलते हैं फिर से, बढ़िया से पढ़ाई करके आइएगा। थैंक यू, बाय बाय।